हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। आज से हम स्टार्ट करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सो आज के हम सेक्शन में जो पढ़ेंगे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब बात करता हूँ मैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को बनाने का क्या पर्पस था। जैसे इंडियन पिनल कोड में जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस पेनलाइज करे जाते हैं, सो जितने भी आईपीसी में क्रिमिनल पेनलाइज करे जाते हैं ऑफेंस, ठीक है, उसका जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, आखिर वो प्रोसीजर कैसे होगा, उसे पनिशमेंट कैसे करा जाएगा, उसके मेथड क्या होंगे, ये सब हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पढ़ते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन 1 जिसमें दे रखा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। अब बात करूं मैं शॉर्ट टाइटल की, पहले क्या है शॉर्ट टाइटल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 इसे बोला जाता है। अब बात करते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड मीन्स एप्लीकेबल, ये कहां तक एप्लीकेबल होता है। नाउ एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हर जगह एप्लीकेबल होता है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, प्रोवाइडेड, यहाँ प्रोविजन दे रखा है, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटेड टू चैप्टर ऑफ 8, 10 एंड 11 देयरफॉर शैल नॉट अप्लाई। कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, अदर देन दोज रिलेटिंग चैप्टर, इन सबको छोड़ के, इन सब पे अप्लाई नहीं होंगे, इन सबको छोड़ के जितने भी कोड सेक्शन है अप्लाई नहीं होंगे स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरिया। नाउ ये हो गया एक्सटेंड। अब बात करता हूं मैं कमिटमेंट की। इट कम्स इनटू फोर्स फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974 में इसे लाया गया, जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1973। नाउ आगे, but the concerned state government may by notification apply such provision or any of them to the whole or part of state of Nagaland or such tribunal। मगर स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब नोटिफिकेशन के द्वारा अप्लाई कर सकता है प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, या फिर स्टेट ऑफ नागालैंड के पूरे हिस्से में करेगा, या फिर उसके कुछ हिस्से में, या फिर स्टेट जो ट्रिब्यूनल एरिया है वहां पे भी वो पूरा का पूरा उस एरिया में करेगा, या फिर कुछ छोटे हिस्से में, पार्ट हिस्से में उस प्रोविजन को एप्लीकेबल कराया जाएगा। एज केस इज द केस में बी विद सच सप्लीमेंट incidental or consequent modification as may be specified in the notification। Now, अब बात करता हूँ, एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे ट्रिबल एरिया। अभी ट्रिबल एरिया होता क्या है, मीन्स द टेरिटरी, कोई भी टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 21 जनवरी 1972 वर इंक्लूड इन द ट्रिबल एरिया ऑफ असम। जितनी भी असम में इंक्लूड करे गए हैं, असम के ट्रिबल एरिया में इंक्लूड करे गए हैं, उन्हें भी हम ट्रिबल एरिया बोलते हैं, एज रिफर्ड इन द पैराग्राफ 20 of the 6th schedule to the constitution other than those within the local limit of the municipality of the soiling। इन सबको भी हम ट्रिबल एरिया बोलते हैं। जो शेड्यूल 6 शेड्यूल पैराग्राफ 20 में दे रखा है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसे भी हम ट्रिबल एरिया बोलते हैं। बस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी को, सोलंग को, शिलोंग को, इन सबको छोड़ के हम सबको ट्रिबल एरिया बोलते हैं। नाउ अब बात करूंगा मैं डेफिनेशन की। पहले बात करता हूँ बेलिएबल ऑफेंस, मीन्स एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज अ बेलिएबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और व्हिच इज मेड बेलिएबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। अब बेलिएबल ऑफेंस वो होते हैं जिनका बेल हो सकता है, ठीक है। बेल मतलब छुटकारा। अगर किसी ने अरेस्ट कर, कोई अरेस्ट है, अंदर द जेल है पुलिस के द्वारा, तो उसे हम बेल करवा लेते हैं, मतलब जेल से बाहर निकलवा लेते हैं, उसे कहते हैं बेलिएबल ऑफेंस। ना इन सबको जितने भी फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं, कहाँ दे रखा है, फर्स्ट शेड्यूल में बताया रखा है कि कौन कौन से बेलिएबल ऑफेंस होते हैं ना। अब इन जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है उन सबको छोड़ के जितने भी ऑफेंस होते हैं वो होते हैं नॉन बेलिएबल ऑफेंस, मतलब छुड़ाया नहीं जा सकता ना। अब बात करता हूँ चार्ज। चार्ज क्या होता है, इसमें सेक्शन 2 क्लॉज 2 में चार्ज का मतलब बता रखा है कि एक इनफॉर्मल फॉर्मल एप्लीकेशन, फॉर्मल एक्यूज्ड एप्लीकेशन टू द कोर्ट। अब यहाँ पे ये बता रखा है कि जिस आरोपी एक तरफ से आरोप, फॉर्मल आरोप लगाना जिसने क्रिमिनल ऑफेंस कर रखा है उसे चार्ज कहा गया है। सो इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर
मोर है देन वन, उन्हें हम चार्ज कहते हैं। ना कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 3 में ये बताया गया है, मीन्स ऑफेंस फॉर विच एनी कॉग्निजेबल केस मीन्स केस इन विच a police officer according with the first schedule or under any law for time being in for arrest without warrant। क्या अरेस्ट विदाउट वारंट, वो अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के, बिना किसी वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकता है। नाउ कंप्लेन मीन्स any allegation made orally or in writing to magistrate with the view to taking action under this code, then some person whether known or unknown has committed offense but does not include police report। कंप्लेन क्या होता है? एक तरह का एलिगेशन, मतलब आरोप लगाना, या फिर वो आरोप, या फिर वो राइटिंग ऑरली हो या फिर राइटिंग में, या बोला गया हो या बोल के गया हो या फिर लिख के दिया गया हो किसको? मजिस्ट्रेट को, वो हमारा एक कंप्लेन कहलाता है। अब कोई भी पुलिस रिपोर्ट नहीं डाला जाएगा कंप्लेन में, मगर एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि पुलिस रिपोर्ट को कब हम कंप्लेन माना जाएगा। अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोज मतलब जो खुलासा करता है, बताता है वो चीज, क्या? अल्टर द इन्वेस्टिगेशन कमीशन और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेन। वो इन्वेस्टिगेशन कमीशन करने के बाद या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, सो उसे हम कंप्लेन कहेंगे एक पुलिस रिपोर्ट को ना। अब बात करता हूँ हाई कोर्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 5 इन रिलेशन टू एनी स्टेट हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, किसी भी स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है तो उसे भी हम हाई कोर्ट कहेंगे। या देन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी टू विच द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट हैज बीन एक्सटेंड बाय द लॉ दैट हाई कोर्ट। कोई भी यूनियन टेरिटरी में जो जुडिक्शन दिया गया हाई कोर्ट को फॉर द स्टेट, उसे भी हम हाई कोर्ट कहेंगे। नाउ related to any other union territory the highest court of the criminal appeal for the territory other than supreme court shall be high court। अब बात करूं यहाँ पे तो इसमें यह बताया गया है कि अगर यूनियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है किसके लिए? क्रिमिनल अपील के लिए, ठीक है, फॉर द टेरिटरी, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए, उसे हमने हाई कोर्ट का दर्जा दिया हुआ है। इंडिया मीन्स सिंपल इंक्वायरी। अब बात करूंगा इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्ट अंडर दिस कोड बाय क्या बताया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 7 इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्ट अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी क्या होती है? एक तरह से पूछताछ। क्या होता है? एक तरह का पूछताछ जो ट्रायल नहीं होता, मतलब कोर्ट में ले जाके नहीं करा जाता, उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। और जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट होने चाहिए मजिस्ट्रेट और कोर्ट के ही द्वारा होनी चाहिए, उसे हम इंक्वायरी कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 7। नाउ अब बात करूंगा इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्ट बाय द पुलिस ऑफिसर। सिंपल सी बात है, या फिर कोई और पर्सन जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज करा गया हो, उसे हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? पुलिस द्वारा या फिर किसी और पर्सन द्वारा जो ऑथराइज करा गया मजिस्ट्रेट के द्वारा, और वो क्या कर रहा हो? कलेक्ट कर रहा हो एविडेंस रिलेटेड टू ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस, उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2(8), अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 8। 9 जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन। जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो हर एक प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। कब? जब एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं या फिर ओथ लिया जा रहा है, उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 9। बात करूंगा मेट्रोपोलियन, ये हम सेक्शन 8 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लोकल जुरिडिक्शन भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात करता हूँ सेक्शन 2 क्लॉज 12 non cognizable offense means an offense for which a non cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without। सेक्शन 2 क्लॉज 12 में ये बताया गया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां एक
पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता किसी को ना। ऑफेंस सिंपल सी बात है, कोई भी गलती, कोई भी एक्ट या फिर कोई भी ओमिशन जो पनिशेबल है कोर्ट में और सेक्शन 1 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट में, इन सबको हम ऑफेंस कहा गया है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, क्या ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है एक पुलिस स्टेशन का? इंक्लूड व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, अगर जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो एब्सेंट है, ठीक है, फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल है फ्रॉम द इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज द नेक्स्ट रैंक in rank to such officer and above the rank of the constable or when the state government so direct any police officer so present, अगर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज है वो अनेबल है या फिर एब्सेंट है परफॉर्म या फिर अनेबल है या फिर इलनेस है अपने परफॉर्म करने में, क्यों? पुलिस ऑफिसर इन प्रेजेंट ऑफ स्टेट हाउस, अगर वो ऑफिसर इंचार्ज एब्सेंट है या फिर अपनी परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो क्या करा जाएगा, जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जो ऑफिसर इंचार्ज से नेक्स्ट रैंक वाला है उसे हम ऑफिसर इंचार्ज मान लिया जाएगा, फिर या फिर कोई भी कांस्टेबल से ऊपर पोस्ट है उसे ऑफिसर इंचार्ज मान लिया जाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी को बोलते हैं या डायरेक्ट करते हैं कि आप आज से ऑफिसर इंचार्ज हो ऑफ पुलिस स्टेशन, उसे हम ऑफिसर इंचार्ज कहेंगे, किसे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 15। नाउ प्लीडर, सिंपल सी बात है, प्लीडर वो पर्सन होते हैं, जैसे आपको बता दो वकील, प्रोसिक्यूटर, ये सबको हम प्लीडर में इंक्लूड करते हैं। पुलिस रिपोर्ट पता चल गया आपको। नाउ अब बात करूंगा मैं सब डिवीजन में, आगे पढ़ेंगे समन्स केस, मीन्स अ केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट। समन्स केस जहां समन्स इशू करे जाते हैं, ठीक है, जहां समन्स इशू करे जाते हैं, समन्स इशू करके बुलाए जाते हैं, उन्हें हम समन्स केस कहते हैं। वारंट केस वो केस होते हैं जिन्हें वारंट भेज के बुलाया जाता है विद द डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इन सब और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, इन सब को हम वारंट केस कहते हैं। सो आज हमने इतना पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, सेक्शन 2 जो था और सेक्शन 1 पढ़ लिया। सो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको और भी इसी चैनल से अगर और भी आपको सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी के बारे में जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।